कई बार यूपीएससी के लिए तो आपने देखा ही है कि बच्चे कितने कितने साल दिल्ली बैठे रहते हैं, यूपीएससी कई साल तैयारी करते रहते हैं आईएएस की, लेकिन वो निकल नहीं पाते। और कुछ बच्चे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाते हैं। ऐसे कोई अगर लेके आएगा कुंडी तो आप बता देंगे ना कि आप इसको अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना? बिल्कुल, हम बता देते हैं कि ये बच्चा कंपटीशन क्लियर कर सकता है कि नहीं कर सकता। बिल्कुल, है ना? तो उसके लिए क्या है, देखो अभी हमने, और अगर इधर मंगल बैठा हुआ है 5th हाउस में, अब मंगल आ जाते हैं तो मंगल इज अ टेक्निकल प्लैनेट, हाँ है ना? तो मंगल टेक्निकल है तो टेक्निकल एजुकेशन में बच्चा कर सकता है, लाइक इंजीनियरिंग, और वो स्पोर्ट्स की एजुकेशन ले सकता है, डिफेंस की ले सकता है, सर्जरी है, मेडिकल है। कैसे पता चले कि उसको सरकारी नौकरी करनी है कि बिजनेस करना है? मान लो ये हम लगन लॉर्ड है, हाँ। लगन लॉर्ड खुद ही बैठ गया 6th हाउस में जाके, नौकरी वाले घर में जाके बैठ गया, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं उसके अंदर एक नौकरी करने का टेम्परामेंट है। और यही अगर मान लो लगन का लॉर्ड 7th हाउस में आ गया, अच्छा, इसने क्या चूज किया? बिजनेस। ये बच्चे का अगर हम चार्ट देख रहे हैं और हमने देखा कि सूर्य उसका 5th हाउस में बैठा है, तो कई बार क्या होता है कि बच्चा कहता है जो मेरे फादर ने एजुकेशन लिया मैं वही लूंगा, वही ले लूंगा। वो डॉक्टर है, अभी डॉक्टर बन गए, वो इंजीनियर है, अभी इंजीनियर बन गए। आगे चल के विदेश में पढ़ाई करूंगा कि इंडिया में पढ़ाई करूंगा, तो उसका कैसे पता चले? कई बार आपने देखा होगा कि पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, दिमाग बहुत अच्छा है, लेकिन वो पढ़ नहीं रहा, उसका घर में मन नहीं लगता। तो अगर हमारा 4th हाउस खराब होगा, फिर कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, उसके लिए हाउस होता है। उसके बाद आता है हायर एजुकेशन, कि जैसे मास्टर्स करनी है किसी ने, है ना, हायर एजुकेशन एमएस करनी है, तो उसके लिए हाउस होता है। कुछ लोग है ना, क्या होता है ना कि छोटी उम्र में सफल हो जाते हैं। जो लोग बच्चे जो है बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं, इट मीन्स कि उनकी किस्मत उनका साथ दे रही है उस वक्त पे। किस्मत साथ दे रही है तो कौन सा घर है? 9th। तो अगर 9th हाउस उनका अच्छा है, और कई बार क्या होता है कि 9th हाउस में शनि बैठ गया, शनि तो वैसे डिले है, स्लो है, तो भाग्य बड़ी देर से खुलता है। जॉब बहुत चेंज करते हैं, मतलब कोई स्टेबिलिटी नहीं आती, तो ये क्या कारण है कि इतनी जॉब चेंज करनी पड़ती है? ये 2 चार्ट हैं, सैफ अली खान और विराट कोहली के, तो इनका बताइए कि इनका कैसे हुआ? एक तो प्लेयर हैं और एक एक्टर हैं। कैरियर के बारे में अगर डिस्कस कर रहे हैं, मतलब हाँ, कि भाई एजुकेशन कैरियर कैसे आ गया इनका इससे? देखो जैसे सैफ अली खान है, नमस्कार। आजकल कहा जाता है कि धर्म युग का ज़माना है, कि सब चीज़ अब एनर्जी से ही रिलेटेड होंगी, पर क्या हम ये एस्ट्रोलॉजिकल जो साइंस है, क्या हम इसको नकार सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सब चीज़ें तो इसी से तो निकल के आती हैं। ये पुराना जो ग्रंथ हैं वगैरह हैं, वो सब इसी के थ्रू तो बने हुए हैं हमारे। आज हमारा टॉपिक भी एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस ऑन कैरियर एंड एजुकेशन पे ही रहेगा। और आज हमारे बीच में डॉक्टर आरती सरीन जी हैं, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी की डायरेक्टर हैं, और ये चंडीगढ़ बेस्ड हैं। ये अध्ययन करी हुई हैं, और ये काफ़ी टीचिंग में बहुत मतलब माहिर हैं, और बहुत स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरह से सिखाती हैं। तो आप अगर इनसे कोई गाइडेंस लेनी है या टीचिंग लेनी है, तो आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर डाल के रखूँगी। नॉर्मली ये देखा गया है, आजकल बच्चे और पेरेंट्स इतने परेशान हैं कि भाई बच्चा क्या लाइन ले, क्योंकि समझ में ही नहीं आता उनको। तो फिर यही होता है ना कि वो चलो कि भाई एस्ट्रोलॉजर के पास चलें तो थोड़ी गाइडेंस मिल जाए। वैसे तो आप कॉलेजेस में जाएंगे तो वो जो काउंसलर होगी वो बोलेगी अच्छा यूएन स्टडीज़ के लिए कर लो, आप ये सब्जेक्ट ले लो, अच्छा मेडिकल करना है तो ये सब्जेक्ट ले लो। पर क्या उसके कुंडली में वो लिखा हुआ है कि वो सब्जेक्ट लेना उसके लिए ज़रूरी है? और ये भी देखा गया है कि आजकल छोटे से छोटा बच्चा सोशल मीडिया पे या मोटिवेशनल स्पीकर बन के कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो आज हम ये भी देखेंगे कि वो अभी छोटे पे बन गया है, पर क्या आगे चल के भी वो स्थिर रहेगा उस प्रोफेशन में। और एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगी, मैंने आज इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया तो मेरे को पता चला कि वहाँ पर कुछ छोटे बच्चे एक ऐप चला रहे हैं, एस्ट्रोलॉजिकल ऐप। वो कैसे अपना वॉइस मॉड्यूलेशन करके और भारी आवाज़ करके वो पूछते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम डालो और 1000 रुपये दो, और वो आपको आंसर देंगे। और वो भी कहाँ से निकाल के? चैट जीपीटी से निकाल के या कोई भी एआई मीडियम से निकाल के देंगे। तो प्लीज़ आप ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि आजकल ये भी बहुत धोखेबाजी हो रही है। तो प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए। वेलकम आरती जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। दोबारा से स्वागत है, क्योंकि आपने पहले तो राहु केतु के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाया था। आज हम आपको ये पूछना चाहेंगे
कि जो एजुकेशन के लिए जो पेरेंट्स परेशान हैं बच्चों को कि क्या दें क्या नहीं दें, तो वो क्या आप एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस से उसको मतलब उनको संभावना दे सकते कि हाँ भाई ये आप ले लो, ये आगे चल के आपके बच्चा इसी लाइन में आगे बढ़ेगा? थैंक यू प्रिया जी फॉर इनवाइटिंग मी अगेन ऑन दिस चैनल। जहाँ तक एजुकेशन और कैरियर का सवाल है, हमें एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी गाइडेंस देती है। और आज का टाइम ऐसा आ गया, कॉम्पिटिटिव टाइम है। पेरेंट्स को बचपन से ही, जब बच्चे छोटे होते हैं, उनको बहुत टेंशन हो जाती है कि हमारा बच्चे की एजुकेशन कैसी रहेगी, क्या वो सही कैरियर में जाएगा या नहीं जाएगा। तो हर पेरेंट जो है वो बच्चे को लेके बहुत चिंतित रहता है हमेशा। तो एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हमें बहुत इजीली गाइडेंस मिल जाती है कि क्या ये फील्ड हमें बच्चे को सूट करता है या नहीं करता। और अगर हम उसको उस फील्ड में बचपन से ही उसकी तरफ डाल देते हैं तो हो सकता है कि वो फ्यूचर में जाके उसमें बहुत सक्सेसफुल हो जाए। बिल्कुल। तो नॉर्मली मतलब आपको कुंडली देख के पता चल जाता है कि बच्चा कौन सी फील्ड में जाना चाहिए उसको? पहले तो फील्ड ही चुनेगा बच्चा, तो आप कैसे बताएंगे? बिल्कुल पता चल जाता है कि बच्चे की एजुकेशन कैसी रहेगी, क्या वो पढ़ाई में अच्छा होगा और कौन सा फील्ड उसको सूट करेगा। बिल्कुल। तो एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी साइंस है, अगर इसको सही तरीके से समझा जाए या सही तरीके से बताया जाए तो बहुत लोग जो है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज मैं आपको समझाऊंगी कि हमें एक हॉरोस्कोप से कुंडली देख के कैसे पता चलता है कि बच्चे की एजुकेशन कैसी रहेगी और उसे कौन सा फील्ड सूट करेगा। ये वैसे काल पुरुष कुंडली बनी हुई कोई बात नहीं, काल पुरुष कुंडली है जो सबके ऊपर एप्लीकेबल होती है। तो हाउसेस तो फिक्स ही हैं, चाहे वो किसी की भी लगन कुंडली हो, लेकिन हाउस फिक्स रहता है, प्लैनेट भी वही रहते हैं। तो सबसे पहले हम हाउसेस को समझेंगे, फिर मैं बताऊंगी कि कौन से प्लैनेट हैं जो एजुकेशन को रूल करते हैं। दोनों को स्टडी करेंगे तो आप इजीली खुद भी अपने अपने हॉरोस्कोप से सब लोग देख लेंगे। सभी लोग अपनी कुंडली भी साथ में रख सकते हैं, निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या हम जिस फील्ड में हैं क्या वो हमारे लिए सुटेबल है या नहीं है। बिल्कुल। तो जैसे ये काल पुरुष कुंडली है, इसमें 12 हाउसेज होते हैं और 12 के 12 घर फिक्स है, उनकी सिग्निफिकेशंस फिक्स हैं, वो हर किसी की कुंडली में सेम ही रहेगी। बिल्कुल। तो ये फर्स्ट हाउस तो लगन है, जो इंसान को खुद को बताता है कि इंसान खुद कैसा है, वो उसकी पर्सनैलिटी को बताता है, वो फर्स्ट हाउस है। एजुकेशन के लिए अगर हम आज बात कर रहे हैं एजुकेशन और कैरियर पे, तो एजुकेशन के लिए जो ये सेकंड हाउस है, जो हमारा दूसरा घर है, ये बच्चे की अपब्रिंगिंग है, बचपन है कि बच्चे को बचपन में अपने पेरेंट्स से क्या संस्कार मिले हैं, फैमिली से क्या संस्कार मिले हैं, क्योंकि वो जो संस्कार है उसके लाइफ लॉन्ग उसके ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। तो सेकंड हाउस हमें उसके बचपन के संस्कारों की बात बताता है। देन जो मेन हाउसेस ऑफ एजुकेशन है, दैट इज 4th हाउस एंड 5th हाउस। अच्छा, 4th हाउस 5th हाउस एजुकेशन के है। 4th हाउस में जो भी प्लैनेट प्लेस्ड होगा वो सीधा कैरियर वाला हाउस जो 10th हाउस है उसके ऊपर उसका एस्पेक्ट जाता है। इसलिए 4th हाउस हमारा मन भी है कि मन से किस चीज़ को खुशी मिलती है, और 4th हाउस हमारा फैमिली एनवायरनमेंट है कि जो बच्चा जिस फैमिली में रह रहा है क्या उसका एनवायरनमेंट अच्छा है। कई बार आपने देखा होगा कि पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, दिमाग बहुत अच्छा है, लेकिन वो पढ़ नहीं रहा, उसका घर में मन नहीं लगता। तो अगर हमारा 4th हाउस खराब होगा, मेलेफिक प्लैनेट यहाँ प्लेस्ड होंगे। कौन कौन से प्लैनेट? जैसे मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, सैटर्न है, राहु है, मंगल है, सूर्य है, केतु है। तो अगर इनमें से 2-3 प्लैनेट्स आपके 4th हाउस में प्लेस्ड हो गए तो एक इंडिकेशन सीधी आती है कि कहीं ना कहीं बच्चे के घर का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से वो फोकस नहीं कर पा रहा। और फिर वो बच्चे, हम उनको एडवाइस करते हैं कि अगर आप अपने बच्चे को हॉस्टल भेज दो तो यहाँ खराबी है, लेकिन अगर वो घर से दूर जाएगा, अगर 4th हाउस खराब प्लैनेट्स हैं और अगर वो हॉस्टल में जाके पढ़ेगा तो फोकस बहुत अच्छा हो जाएगा, उसका एजुकेशन में मन लगेगा, उसका पढ़ाई में मन लगेगा और वो अच्छा कंसंट्रेट कर पाएगा। क्योंकि 4th हाउस हमारा होम है, एनवायरनमेंट है ना। तो वो 4th हाउस है, क्योंकि कुछ भी पढ़ने से पहले घर का एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है कि आप किस घर में रह रहे हो, जहाँ पे आपको वो एनवायरनमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उसके बाद जो हमारा मेन हाउस है एजुकेशन का, दैट इज 5th हाउस। 5th हाउस एजुकेशन 5वां घर है, क्योंकि 5वां घर है हमारी इंटेलिजेंस का, हमारी क्रिएटिव टैलेंट का। हम इसको बोलते हैं सद्बुद्धि। कोई बच्चा, उसकी बुद्धि कैसी है, वो डिसीजन कैसे लेता है, उसकी इंटेलिजेंस क्या है, दैट इज 5th हाउस। तो 5वां घर हमारा चॉइस ऑफ एजुकेशन भी आता है, क्योंकि आफ्टर 10th जब बच्चे आते हैं उनको लगता है कि अब हम, कन्फ्यूजन हमेशा उसी टाइम पे होती है कि आप मेडिकल में लो या इंजीनियर में जाओ या कोई एविएशन इंडस्ट्री में जा रहा है, MBA करो, कुछ भी करो।
तो 5th हाउस जो है वो चॉइस ऑफ एजुकेशन है, कि जो भी प्लैनेट हमारे 5th हाउस में बैठे होते हैं वो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट देते हैं कि बच्चे के पास कौन सा टैलेंट है जिसके साथ वो पैदा हुआ है। अच्छा, तो हम बहुत फॉर एग्जांपल अगर 5th हाउस पे करते हैं, 5th हाउस में कौन कौन से प्लैनेट्स क्या करते वो हैं? मैं अभी बता रही हूँ 5th में। और मैं बताती हूँ, जैसे अगर हम, ये तो एजुकेशन है जो हम चॉइस ऑफ एजुकेशन में आ जाते हैं। फिर कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं रिसर्च कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, उसके लिए हाउस होता है 8th रिसर्च है, पीएचडी है। उसके बाद आता है हायर एजुकेशन, कि जैसे मास्टर्स करनी है किसी ने, है ना, हायर एजुकेशन एमएस करनी है, उसके लिए हाउस होता है 9th हाउस, क्योंकि ये 5th to 5th है। हायर वर्जन ऑफ 5th हाउस इज 9th हाउस। तो 9th हाउस का अच्छा होना हर फील्ड में अच्छा है, क्योंकि दैट इज अवर लक आल्सो। अच्छा, वो हमारी किस्मत भी है। लक और हायर एजुकेशन, हाँ, सेम हाउस है 9th हाउस। 9th हाउस। और कई बार बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन अगर लक सपोर्ट नहीं कर रहा तो भी वो इंटरव्यू में रह जाएंगे, लास्ट मोमेंट पे वो रह जाते हैं, क्योंकि उनका लक सपोर्ट नहीं कर रहा। तो इसलिए 9th हाउस हमारी हायर एजुकेशन भी है और लक का हाउस और भी है। उस हायर एजुकेशन में आप मतलब ये भी ऐड करिए कि मतलब अगर बच्चा इंडिया में नहीं पढ़ना चाहता है, फॉरेन अब्रॉड पढ़ना चाहता है, तो वो कौन सा है? हाँ, वो हम आगे लेते हैं कि उस क्वेश्चन पे भी आएंगे कि बच्चे की एजुकेशन यहाँ ज़्यादा बेटर है या बाहर ज़्यादा बेटर है। अभी उसमें एक कॉम्बिनेशन मैंने आपको ये भी बताई दिया कि 4th हाउस हमारा घर भी है, 4th हाउस हमारा बर्थ प्लेस भी है। तो अगर वहाँ पे मेलेफिक इम्पैक्ट है तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो अपने बर्थ प्लेस या अपने घर से दूर जाके ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है और उसको वहाँ ज़्यादा बेटर लगता है। तो नेचुरली जब किसी को जहाँ बेटर ज़्यादा लगेगा तो वो फोकस वहाँ ज़्यादा कर पाएगा, वहीं फिर इसका ये है। तो अब अगर हमने चूज करना है, जैसे आप कह रहे हैं कि क्या एजुकेशन, उसको कौन सा फील्ड सूट करता है, फील्ड, हाँ तो बिल्कुल, उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे 4th एंड 5th हाउस। ठीक है। अब प्लैनेट कौन से हैं, ये तो हमने हाउसेस की बात की। एजुकेशन के 3 प्लैनेट है मेन। एक तो मरकरी, क्योंकि मरकरी जितनी भी एजुकेशन है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, दैट इज अंडर द डोमेन ऑफ मरकरी, वो मरकरी के अंडर आती है। तो नॉलेज का प्लैनेट है, इंटेलिजेंस का प्लैनेट है, वो मरकरी है। बुध मतलब बुद्धि कि बुद्धि कैसी है किसी की। दूसरा प्लैनेट है जुपिटर, क्योंकि जुपिटर है हमारी डीप नॉलेज, बृहस्पति गुरु है ना, विजडम है और डीप अंडरस्टैंडिंग है। कि कई बच्चे आज के टाइम में अगर हम बात करें तो जो यंग जनरेशन आ रही है, छोटे बच्चे आ रहे हैं, आप देखोगे कि उनका मरकरी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि एक उनको एनवायरनमेंट मिला है, सोशल मीडिया, गूगल, सब कुछ अवेलेबल है जो हमारे टाइम में नहीं था। तो बच्चे के मरकरी तो बुध तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उनका जुपिटर वीक है, क्योंकि उनके अंदर वो ठहराव नहीं है, उनके अंदर वो विजडम नहीं है, एक डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है, दैट इज जुपिटर। ओके। और तीसरा प्लैनेट होता है मून, चंद्रमा, क्योंकि मून हमारा मेंटल इंक्लाइनेशन है कि हमारा माइंड कहाँ जाता है, मतलब स्टेबिलिटी भी चाहिए और हमें कहाँ खुशी मिलती है, है ना, मन कहाँ है, मन का है, तो वो चंद्रमा है। अच्छा, तो ये 3 प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एजुकेशन में, मरकरी, जुपिटर एंड मून। और वो अगर कहाँ बैठे तो मतलब वो भी हम लेते हैं, है ना। उसमें क्या है कि हम स्पेशल फोकस करेंगे, एक तो होगी 10th तक की एजुकेशन, दैट इज 4th हाउस। 4th हाउस 10th तक है एजुकेशन है, वो नॉर्मल है। हाँ। लेकिन वहां तक पेरेंट्स को इतनी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वहाँ सारे सब्जेक्ट कॉमन है, हाँ। सबको सब कुछ पढ़ना है ना। और अगर हम कहें कि 4th हाउस बहुत अच्छा है किसी की कुंडली में, 5th हाउस बहुत स्ट्रांग है, मान लो 5th हाउस का जो मालिक है वो वहीं बैठा है, 9वां घर बहुत अच्छा है, तो इट मीन्स कि बच्चे की इंटेलिजेंस लेवल अच्छी है, उसकी एजुकेशन अच्छी रहेगी, उसके पास अच्छी बुद्धि है, पढ़ने की समझ है, और मरकरी अच्छा है, जुपिटर अच्छा है, तो उसकी एजुकेशन नॉर्मल अच्छी रहती है। 5th हाउस में जुपिटर हो या बुध, कोई भी प्लैनेट हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मरकरी और जुपिटर ही 5th हाउस में हो। हाँ। क्योंकि हर प्लैनेट की अपनी एजुकेशन है, अच्छा, हर प्लैनेट की अपनी सिग्निफिकेशन है। हाँ। तो अगर हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम फॉर एग्जाम्पल 5th हाउस में सूर्य बैठा है, तो क्या एजुकेशन है? अब एजुकेशन में क्या होता है कि हम एजुकेशन को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जनरली जो एजुकेशन होती है, एक तो होती है टेक्निकल एजुकेशन, एक होती है नॉन टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन होती है जैसे कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग हो गया, उसमें मेडिकल भी आ जाता है, क्योंकि उसमें भी हमें फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी है, IT वाला फील्ड आ जाता है, तो वो सारे टेक्निकल एजुकेशन है। एक होती है नॉन टेक्निकल एजुकेशन, नॉन टेक्निकल में आ जाता है जैसे कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज़ है, आर्टिस्ट बनना, आर्टिस्टिक टैलेंट है, क्रिएटिव फील्ड है, या फिर आप फिलॉसफी है, तो वो सारे नॉन टेक्निकल एजुकेशन है। तो इस बेस पे हमने प्लैनेट्स को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। अच्छा, प्लैनेट्स होते हैं टेक्निकल प्लैनेट और नॉन टेक्निकल प्लैनेट। तो टेक्निकल प्लैनेट होते हैं मंगल, शनि, राहु, केतु और सूर्य।
अच्छा, ये एक कैटेगरी है जिनको हम कहते हैं दीज आर टेक्निकल प्लैनेट्स। और अगर ये 5th हाउस में बैठ गए पांचों, तो किसको प्रमोट कर रहे हैं वो? टेक्निकल टेक्निकल लाइन को प्रमोट, है ना। और अगर नॉन टेक्निकल प्लैनेट आपके यहाँ बैठे हैं 4th हाउस में बैठे हैं, है ना, क्योंकि ये हमारा मन भी है, है ना? और यहाँ पे नॉन टेक्निकल मीन्स कि जुपिटर, वीनस, मरकरी, मून, दीज आर नॉन टेक्निकल प्लैनेट। तो मतलब 4th में बैठे या 5th में बैठे तो एक ही है मतलब। हाँ, तो मतलब एक ही बात है। और ज्यादा हम प्रायोरिटी जब चॉइस की बात आती है तो हम इसको लेते हैं 5th हाउस, क्योंकि ये हमारी एक पसंद है। जैसे 5th हाउस हम कहते हैं हमारा प्यार है, तो जिससे हमारे को प्यार होता है, अगर हम वो पढ़ाई करें, है ना, तो जनरली एस्ट्रोलॉजर क्या बोलते हैं, 5th हाउस इज लव अफेयर, लव का हाउस है। तो लव पढ़ाई से भी हो सकता है कि अगर हम वही बच्चा वही पढ़ाई करे जिससे उसको बहुत प्यार है, तो वो कभी बोर नहीं होगा, बोर नहीं होगा, है ना। तो पैशन होना चाहिए किसी चीज में, पैशन होना चाहिए उसको, है ना। तो अब हम डिवाइड कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे मान लो हमारे टेक्निकल प्लैनेट बैठे हैं, प्लैनेट कोई भी खराब नहीं है। अगर सपोज फर्स्ट हम लेते हैं सन, कि अगर सूर्य हमारा 5वें घर में आके बैठ गया, तो सन क्या है? राजा है ना, किंग है। तो उसकी एजुकेशन कौन सी होती है? अथॉरिटी वाली, एडमिनिस्ट्रेशन। तो जैसे बीबीए है, आईएएस बन जाएगा भाई। आईएएस नहीं, आईएएस नहीं, एमबीए है, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ मैनेजरियल एजुकेशंस हैं, है ना। तो आईएएस में भी वो एग्जाम होता है, वो तो कंपटीशन एग्जाम है, एग्जाम्स हो जाते हैं, वो तो एग्जाम हो जाता है। उससे पहले आपको सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं, जिसके ऊपर बच्चे वो तैयारी करते हैं। वो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट भी होते हैं। कई बार कई लोग इंजीनियरिंग करके आईएएस बन जाते हैं, कई लोग डॉक्टर करके आईएएस बन जाते हैं। वो तो बाद का एग्जाम है, कंपटीशन एग्जाम है वो तो, है ना। तो सन में क्या आ जाता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, और इवन देन मेडिसिन भी, क्योंकि सूर्य हीलिंग भी है, सर्जन भी है। हीलिंग है ना, सर्जन मंगल में आता है, सर्जन मंगल में आता है। अच्छा। तो सन इज हीलिंग ऑल्सो, हीलिंग, है ना। तो एलोपैथिक डॉक्टर्स जो होते हैं, उनका सूर्य का कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग रोल है मेडिसिन में। तो ये तो सन के हैं। अच्छा। अगर सन यहाँ बैठा है, और एक और चीज भी होती है जो मैंने इतने सालों के अपने एक्सपीरियंस में देखा, कि सन इज द कारक ऑफ अवर फादर। अच्छा, हाँ। और ये बच्चे का अगर हम चार्ट देख रहे हैं और हमने देखा कि सूर्य उसका 5th हाउस में बैठा है, तो कई बार क्या होता है कि बच्चा कहता है जो मेरे फादर ने एजुकेशन लिया मैं वही लूंगा, वही ले लूंगा। तो वो सूर्य है ना, तो सूर्य फादर है, तो फादर आपकी एजुकेशन में आ गए, मतलब कि फादर वाली एजुकेशन आपने ले ली। वो डॉक्टर है, आप भी डॉक्टर बन गए, वो इंजीनियर है, आप भी इंजीनियर बन गए, है ना। तो सूर्य को हो गया, ये सन हो गया। फिर आता है मून। अगर 5th हाउस में मून है, चंद्रमा बैठा है 5th हाउस में, तो मून क्या है? मून हमारे मन का कारक है, हमारे इमोशंस हैं, है ना। तो मून से जुड़ी एजुकेशन क्या हो सकती है? जहाँ हम किसी के मन को समझें, जैसे साइकोलॉजी, साइकेट्री, न्यूरो साइंस। अच्छा, है ना। तो हम किसी के मन को समझ रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी में भी यही आता है कि हम किसी के मन को समझ रहे हैं कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें, है ना। तो वो मन से जुड़ी एजुकेशन है। और चंद्रमा जो है वो वाटर एलिमेंट है, पानी है। तो जैसे मेरीन साइंस होती है, अच्छा, है ना, नेवी, पानी से रिलेटेड आपकी एजुकेशन ली आपने। और अगेन मून इज फूड, खाना है, तो फूड वाली एजुकेशन, जैसे होटल मैनेजमेंट है या फूड इंडस्ट्री में चले गए, है ना, तो उससे जुड़ी हुई जो भी एजुकेशन आप ले रहे हो, तो वो चंद्रमा है। चंद्रमा में लिटरेचर भी आता है, लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज़ है एस्ट्रोलॉजी में, ये तो बड़ा सिंपल लग रहा है कि ऐसे जज करना कि कौन प्लैनेट है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी बड़ी डीप साइंस है। हाँ। तो मून हमारा मन है, तो आपने देखा होगा कि हम जिसके साथ होते हैं, हम उसको अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। तो मून की भी कहानी वही है। मून और मरकरी दो ऐसे प्लैनेट है जो बहुत अडेप्टेबल प्लैनेट है। जो भी प्लैनेट उनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस डालेगा, वो उसका इन्फ्लुएंस हो जाएगा। बिल्कुल। अगर यहाँ मून है और मंगल का इम्पैक्ट आ गया सामने से, मान लो सपोज यहाँ मंगल है, वो सीधा 7th एस्पेक्ट वो यहाँ देख रहा है, तो अब मून की एजुकेशन नहीं आएगी। तो मून ने किसके गुण ले लिए? मंगल के गुण ले लिए। तो मंगल एक टेक्निकल एजुकेशन है, इंजीनियर है, तो इंसान क्या, बच्चा क्या, किस साइड जाएगा? मंगल के, मतलब टेक्निकल एजुकेशन देगा, क्योंकि चंद्रमा ने मंगल के गुण ले लिया। और अगर इधर बुध बैठा है तो फिर आते हैं बुध। बुध भी वैसे अडेप्टेबल प्लैनेट है। जिस प्लैनेट के साथ होगा, क्योंकि मरकरी इज द कारक ऑफ अवर एजुकेशन, वो एजुकेशन का कारक ही है। तो जिस भी प्लैनेट के साथ होगा या जो प्लैनेट उसको एस्पेक्ट कर रहा है, तो मरकरी हमारी एजुकेशन में उस प्लैनेट के गुण आ जाएंगे। और अगर अकेला मरकरी है, कोई प्लैनेट उसको एस्पेक्ट नहीं कर रहा, अकेला मरकरी है, तो मरकरी से जुड़ी एजुकेशन होती है जर्नलिज्म, क्योंकि मरकरी प्लैनेट है कम्युनिकेशन का, है ना। कम्युनिकेशन है, जर्नलिज्म आ गया, सेल्स एंड मार्केटिंग आ गया, कॉमर्स, अकाउंटिंग है,
मरकरी से हिसाब किताब, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, अकाउंटिंग, बिल्कुल। तो उनसे जुड़ी जो एजुकेशन है वो मरकरी के उसमें आ जाती है। ठीक है, और मरकरी के ऊपर भी अगर टेक्निकल प्लैनेट का इम्पैक्ट आ गया तो मरकरी टेक्निकल बन गया, वो नॉन टेक्निकल नहीं रहा। अच्छा, ऐसे ही चंद्रमा पे भी अगर टेक्निकल प्लैनेट का इम्पैक्ट आ गया तो वो ने अपने गुण बदल लिए और वो टेक्निकल प्लैनेट बन गया। और अगर इधर मंगल बैठा हुआ है 5th हाउस में, अब मंगल आ जाते हैं तो मंगल इज ए टेक्निकल प्लैनेट, हाँ, है ना। तो मंगल टेक्निकल है तो टेक्निकल एजुकेशन में बच्चा कर सकता है, लाइक इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में चला गया वो, और वो स्पोर्ट्स की एजुकेशन ले सकता है ना, और डिफेंस की ले सकता है, डिफेंस, आर्मी की है, सर्जरी है, मेडिकल है, वो ले है ना, वो ले सकता है। रियल एस्टेट की एजुकेशन ले सकता है क्योंकि मंगल उसका भी कारक है। और अगर सैटर्न बैठ गया तो शनि जो है एजुकेशन भी है और शनि हमारा कारक है प्रोफेशन का भी। अच्छा, तो शनि जब यहाँ बैठता है 5th हाउस में तो एक इंडिकेशन ये आती है कि ये बच्चा जो भी एजुकेशन लेगा वो उसका प्रोफेशन भी बनेगा, अच्छा, क्योंकि शनि कारक ऑफ प्रोफेशन भी है, हाँ, हाँ, है ना। और शनि जो है वो पास्ट को इंडिकेट करता है, बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है। हाँ, हाँ, तो पास्ट से जुड़ी एजुकेशन क्या होती है? हिस्ट्री, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, अच्छा, है ना, हिस्ट्री है ना हमारी, पास्ट है, एंथ्रोपोलॉजी है, हाँ, और शनि भी टेक्निकल प्लैनेट है। हाँ, हाँ, तो जितनी भी टेक्निकल एजुकेशन है, चाहे वो मेडिकल है, इंजीनियर है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, है ना, वो कहीं ना कहीं शनि के अंडर आ जाती है अंदर आ जाता है ना। और साथ में लॉ, लॉ, क्योंकि शनि क्या है, जस्टिस का प्लैनेट है, न्याय है, तो शनि को तो हम कहते ही न्यायाधीश है, न्यायाधीश, तो लीगल नॉलेज भी lawyer, ले सकता है, हाँ, हाँ, शनि बैठा है तो। हाँ, हाँ, तो इंसान जो है बच्चा उसकी एजुकेशन भी ले सकता है क्योंकि वो भी वो टेक्निकल एजुकेशन लग के आगे फिर वही प्रोफेशन उसी प्रोफेशन में जाएगा। और क्योंकि यहाँ से जब शनि 2nd हाउस को देखता है तो शनि एजुकेशन का हाउस है, हाँ, प्लैनेट प्रोफेशन का है, 2nd हाउस पे इसका 10th एस्पेक्ट जाता है जो हमारा मनी है, मनी है, अक्यूमुलेशन ऑफ मनी है, मींस कि वो जो एजुकेशन ले रहा है उसका प्रोफेशन यूज करके वो पैसा कमाए, पैसा कमाएगा, बिल्कुल। तो ये शनि हो। शनि हो गया। अगर राहु बैठा है इधर तो पहले एक रह गया वीनस, वीनस रह गया, हाँ, हाँ, राहु के तो बाद में आते हैं, हाँ, पहले हम वीनस की बात करते हैं। अगर शुक्र बहुत ही प्यारा प्लैनेट है, वीनस, वीनस है प्लैनेट लग्जरी का, क्रिएटिव टैलेंट, जितने भी क्रिएटिव टैलेंट है, चाहे म्यूजिक है, पेंटिंग है, आपकी शो ऑफ बिजनेस है, लग्जूरियस लाइफ है, जैसे फिल्म लाइन है ना, उनकी भी एजुकेशन लेने बच्चे बाहर भी जाते हैं, कोर्सेज करते हैं, ऐसे ब्यूटी इंडस्ट्री है, ब्यूटी इंडस्ट्री, है ना, वो जितने भी क्रिएटिव फील्ड है, फील्ड है वो वीनस वो के से, चाहे वो निफ्ट है, चाहे वो डिजाइनिंग है, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग है, आर्किटेक्चर में भी आ जाता है वीनस का रोल। कहीं ना कहीं जहाँ पे आपका कुछ क्रिएटिविटी निकल के आ रही है तो वो वीनस को से रिलेटेड एजुकेशन होती है। और वीनस में कहीं ना कहीं वेल्थ भी आती है, अच्छा, क्योंकि वीनस वेल्थ का कारक भी है, तो कहीं वीनस में सीए का भी इम्पैक्ट आ जाता है, तो कई बच्चे सीए भी साइड पे भी जा सकते हैं, उनमें भी वीनस और मरकरी दोनों प्लैनेट्स का इम्पैक्ट आता है। अच्छा, मरकरी का भी रोल आता है उसमें, और क्योंकि मरकरी हमारी अकाउंटिंग है, मैथमेटिक्स है, और वीनस है एक डिप्लोमेसी की, हमने उस अकाउंट्स को मैनेज कैसे करना है, जो सीए का प्रोफेशन है ना, तो वो वीनस है। तो अगर वीनस और मर्क्यूरी बैठा है तो सीए बनने की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। और वीनस और मरकरी में आप क्रिएटिव भी हो सकते हो, ऑथर भी हो सकते हो, अच्छा, राइटर भी हो सकते हो, क्योंकि मरकरी हमारी राइटिंग भी है और वीनस हमारे पास क्रिएटिविटी है क्रिएटिविटी है ना, तो आप उस फील्ड में भी जा सकते हो, वो वीनस का रोल आ जाता है। और अगर मान लो कोई बच्चा वीनस वाले फील्ड में नहीं भी गया और आपने देखा कि वीनस 5th हाउस में है, तो आप उससे पूछ सकते हो कि भाई इसके अंदर कोई क्रिएटिव टैलेंट है, होगा, लेकिन हो सकता है कि पेरेंट्स के प्रेशर में या दूसरे लोगों के उसमें वो उस प्रोफेशन में गया ही, मतलब जैसे सिंगिंग है या मतलब म्यूजिक है, फिल्म लाइन है, कोई भी क्रिएटिव फील्ड है, वो एक्चुअली पेरेंट्स तो ये चाहते हैं ना कि भाई मतलब प्रोफेशन ऐसा हो कि हाँ कोई एजुकेशन प्रॉपर हो। लेकिन आजकल टाइम चेंज हो गया है, और फिर बाद में क्या होता है कि वो बच्चे उससे बोर हो जाते हैं, उनको लगता है हमें मजा नहीं आ रहा। फोटोग्राफी है, हाँ, फोटोग्राफी है, सारे वीनस के प्रोफेशन है, बिल्कुल। और राहु अगर है तो, अब अगर राहु आ गया तो राहु तो एक अनकन्वेंशनल प्लैनेट है, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी फॉरेन से भी जुड़ा है, फॉरेन एजुकेशन बच्चा ले सकता है कि उसने बाहर जाके कोई पढ़ाई कर ली। अच्छा, 5th में अगर 5th में राहु है तो वो फॉरेन एजुकेशन भी बताता है, क्योंकि राहु इज फॉरेन एलिमेंट, अच्छा, है ना। और जितनी भी आज की एजुकेशन है ना वो राहु आ रहा है, और जो फ्यूचर आ रहा है वो भी राहु का आ रहा है, क्योंकि राहु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो अब चैट जीपीटी या को-पायलट सब यूज कर रहे हैं हम सभी लोग, तो वो कहीं ना कहीं राहु ही है, क्योंकि राहु आईटी भी है, आईटी भी है और एआई भी है, सॉफ्टवेयर भी है, टेक्नोलॉजी है। तो अगर राहु इधर बैठ गया तो मतलब जो भी इंसान है वो बाहर ही जाएगा
या फिर ये एआई वगैरह ये जो वो बाहर ना भी गया, लेकिन वो जो अपना अगर वो सॉफ्टवेयर में चला गया, हाँ आईटी में जा रहा है, एआई में जा रहा है ना, क्योंकि उसके अंदर वो टैलेंट है, वो उन चीजों को समझ लेता है। अगर वो इसमें नहीं भी जा रहा ना, लेकिन आप 5th हाउस में जो प्लैनेट बैठा होता है ना, तो आप देखते हो कि उसके अंदर वो टैलेंट है। आजकल राहु का वैसे भी प्रकोप वैसे भी राहु है, कलयुग का तो राजा ही राहु है, राहु तो राहु चल ही रहा है ना, तो वो राहु का है और आपको एक यूनिक एबिलिटी देता है 5th हाउस का राहु, क्योंकि आपकी बुद्धि को तेज कर देता है। तेज कर देता है राहु 5th हाउस में आपकी तो बुद्धि क्या ये तेज हो सकता है कि एलॉन मस्क का ये राहु हो सकता है, पर हमें उसका चार्ट नहीं पता, क्योंकि उसका टाइम ही नहीं होता। बहुत सारे लोगों का टाइम ही नहीं होता है ना, तो हम कोई कंफर्मेशन से नहीं कह सकते। में केतु हो तो अब केतु जो प्लैनेट है वो कहीं ना कहीं राहु से ऑपोजिट है, और वो थोड़ा स्पिरिचुअल साइड का प्लैनेट है, हीलिंग का प्लैनेट है, तो उसमें मेडिकल लाइन भी आती है। जब आप किसी की हील कर रहे हो, नर्स बन गए, नर्सिंग भी आती है, वो मेडिकल ही आ गया ना, नर्सिंग है, हीलिंग है, अकल्ट साइंसेस, एस्ट्रोलॉजी है, योगा मेडिटेशन, क्रिस्टल हीलिंग, ये क्रिस्टल हीलिंग है, जितनी भी टाइप की हीलिंग्स हैं, और इवन देन कंसल्टेंसी। जब आप किसी को किसी भी तरह की कंसल्टेंसी देते हो जिसमें आप उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, तो क्या ये हो सकता है कि केतु अगर 5th हाउस में है तो आप मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, या स्पिरिचुअल स्पीकर कुछ भी बन सकते हैं? जैसे मेरा पीछे वाला पॉडकास्ट था, उसमें हमने केतु 5th हाउस में किया था कि इंसान बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ से कुछ इंटेलिजेंस को लेके पैदा हुए हैं, है ना, और राहु 11th हाउस में आ रहा है, तो इट मीन्स कि वो एम्बिशियस हैं, बहुत ज़्यादा उनके डिजायर्स फुलफिल होंगी विद उनके अपने टैलेंट को यूज करके, जो 5th हाउस में केतु आ रहा है। तो केतु मेडिकल है, हीलिंग है, योगा फिटनेस है ना, ये जो, और स्पिरिचुअलिज्म है, फिलॉसफी है ना, हमारा जो शास्त्रों की नॉलेज है, मोटिवेशनल स्पीकर, आज तो दिन भर मोटिवेशनल स्पीकर बनते जा रहे हैं लोग, वो सारा केतु आ रहा है। तो ये सारे प्लैनेट्स हैं जो हमें एक इंडिकेशन मिलती है कि अगर 5th हाउस में ये है तो बच्चा अगर वो साइड चूज करे तो उसके लिए अच्छा है। चलिए, ये तो हम आपने मोटा मोटी बता दिया कि बच्चा ये चूज करे, पर अगर आगे चल के उसको ये होना डिसाइड करना है कि मैं आगे चल के विदेश में पढ़ाई करूंगा कि इंडिया में पढ़ाई करूंगा हायर एजुकेशन, तो उसका कैसे पता चले? देखो, अगर एक कॉम्बिनेशन तो मैंने अभी बताया कि अगर हमारा 4th हाउस के बीच में मेलेफिक प्लैनेट प्लेस्ड है तो वो अपने यहाँ पे एनवायरनमेंट में खुश मतलब राहु केतु शनि कोई भी हो सूर्य कोई भी आ सकते हैं ना, मंगल भी आ सकता है, कोई भी है, तो वो यहाँ कंफर्टेबल नहीं है। और पहले मैं ये क्लियर करना चाहूंगी कि जो विदेश का मतलब है वो अमेरिका इंग्लैंड नहीं है। विदेश का मतलब है कि आप जिस भी एनवायरनमेंट में रह रहे हो, एक ऐसे एनवायरनमेंट में चले गए जहाँ पे आपको कल्चर अलग है, वहाँ का फूड अलग है, इवन देन हमारा इंडिया भी, जैसे अगर हम नॉर्थ इंडिया में हैं तो अगर हम साउथ में चले गए हैं तो वो भी बॉम्बे चले गए हैं, तो जहाँ का आपको एक फीलिंग अलग आ रही है, अलग कल्चर में अलग कल्चर, तो दैट इज फॉरेन। तो कई बच्चे यहाँ से हैदराबाद पढ़ने जा रहे हैं तो वो उनका ऑटोमेटिकली हो गया कि वो फॉरेन कंट्री पढ़ने के लिए गए हैं, एक वो कॉम्बिनेशन है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होता है कि जो लोग बच्चे बाहर जाके पढ़ते हैं, दूर जाके पढ़ते हैं, तो मैंने आपको बताया कि हमारे 2 मेन हाउसेज हैं, 4th एंड 5th। अच्छा। और फॉरेन के लिए और दूर के लिए जो हमारे हाउसेज होते हैं वो होता है हमारा 9th हाउस, क्योंकि ये दैट इज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, लॉन्ग डिस्टेंस हायर एजुकेशन, हायर भी है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का हाउस भी 9वां है कि मतलब आप कहीं दूर जा रहे हो तो आप दूरी की यात्रा करके जाओगे। और सेकंड होता है 12th हाउस, जो चेंज ऑफ एनवायरनमेंट का है। अच्छा। तो अगर 4th हाउस और 5th हाउस इनके साथ और या इनके लॉर्ड के साथ 9th और 12th हाउस के लॉर्ड का कोई कनेक्शन बनता है, चाहे इकट्ठे बैठे हैं, चाहे एक दूसरे को देख रहे हैं, तो बच्चे की एजुकेशन बाहर जाके हो सकती है। तो ये कॉम्बिनेशन होता है। और एक दूसरा कॉम्बिनेशन होता है सेपरेटिव प्लैनेट्स होते हैं। प्लैनेट को भी हमने कैटेगरी दिया है सेपरेटिव। सेपरेटिव का मतलब होता है दूर करने वाले, और वो प्लैनेट है सैटर्न, राहु, सन, और जो हमारा 12th हाउस हर एक की कुंडली में अलग अलग होगा उसका जो लॉर्ड है। तो ये 4 प्लैनेट है जिनको हम बोलते हैं सेपरेटिव, मींस कि इनके अंदर आपको सेपरेट करने की टेंडेंसी है, मतलब दूर ले जाना। तो अगर मान लो बच्चों की इनमें से कोई दशा चल रही है, सैटर्न की, राहु की, सैटर्न, सन, राहु या 12th हाउस का जो लॉर्ड है, महादशा भी हो सकती है, अंतरदशा भी हो सकती है, तो वो दूर ही तो बच्चा उस पीरियड में उसके बाहर जाने की पॉसिबिलिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। लेकिन उससे पहले प्रॉमिस होना चाहिए कुंडली में कि दशा तो आपको देगी, पर यह कि पहले प्रॉमिस है कि आपकी कुंडली में बाहर जाने के योग भी है या नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। तो वो हमारे को यहाँ से पता चलता है। हम आगे जाके कुछ केस स्टडी लेते हैं जिसमें मैं आपको केस में ही दिखा दूंगी कि देखो ये बच्चा बाहर जाके पढ़ा तो कैसा आया। और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किसी को मतलब आगे चल के जो भाई मतलब आगे कॉलेज में
तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे कैसे मतलब निकले? और कई बार तो निकलते ही नहीं है, 3-4 बार दे देते हैं, निकलते ही नहीं। जैसे कई बार यूपीएससी के लिए तो आपने देखा ही है कि बच्चे कितने कितने साल दिल्ली बैठे रहते हैं, कई साल तैयारी करते रहते हैं आईएएस की, लेकिन वो निकल नहीं पाते। और कुछ बच्चे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाते हैं। यूपीएससी का तो व्यापार चल रहा है, व्यापार ही चल रहा है। हाँ बिल्कुल चल रहा है ना। तो कई बार बच्चे 2 लाख बच्चे हैं और उसमें से आना सिर्फ 5,000 को है, तो एक तरह से व्यापार ही हुआ है। व्यापारी है, वो भी है। आईआईटी है, आपने देखा राजस्थान कोटा में बच्चे बैठे रहते हैं, आईआईटी पीएमटी की तैयारी करते रहते हैं, कितने बच्चे हैं। पर तो मतलब आप ऐसे कोई अगर लेके आएगा कुंडली तो आप बता देंगे ना कि आप इसको अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना? बिल्कुल हम बता देते हैं। तो वो कौन सा कुंडली देख के बिल्कुल पता चल जाता है कि ये बच्चा कंपटीशन क्लियर कर सकता है कि नहीं कर सकता, बिल्कुल है ना। तो उसके लिए क्या है, देखो अभी हमने एजुकेशन की बात कर ली, तो अगर आप किसी बच्चे ने कंपटीशन जीतना है तो उसके अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए? एक तो होनी चाहिए उसको मेहनती होना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। अब हार्ड वर्क तो सारे कह सकते हैं कि सारे बच्चे कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक पढ़ रहे हैं, है ना। तो हार्ड वर्क के लिए हमारा हाउस होता है थर्ड हाउस। अगर तीसरा अगर बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो इट मीन्स कि वो बच्चा मेहनती है। फिर हमारा आता है कि उसके अंदर एक कंपटीशन स्पिरिट होनी चाहिए बच्चे के अंदर, कि एक फाइटिंग एबिलिटी, कि मुझे फर्स्ट आना है, मुझे दूसरे को हराना है। तो जब तक आपके अंदर वो जज्बा नहीं होगा कि मुझे फाइट करना है, मुझे दूसरे को हराना है, आप compete नहीं कर सकते। कई बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन उनके अंदर ये वाली स्पिरिट नहीं होती। तो ये जो कंपटीशन स्पिरिट हमें देता है वो होता है सिक्स्थ हाउस। छठा घर है फाइटिंग का, एनिमीज का, दुश्मनों को हराने का। तो अगर सिक्स्थ हाउस आपका बहुत स्ट्रांग है तो बच्चे के अंदर फाइटिंग एबिलिटी होती है, वो कंपटीशन होता है। और लास्ट में क्या होता है, अब कुछ बच्चे हैं मान लो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मान लो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि 4 फ्रेंड हैं, सुबह से लेके इकट्ठे पढ़ रहे हैं, इंटेलिजेंस भी सेम है, मेहनत भी सेम कर रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आया तो एक क्लियर हुआ, 3 रह गए। अब उसका रीजन क्या है? वो है लक। लास्ट में रोल आता है किस्मत का। वो जो एंड में उन्होंने क्वेश्चन पूछा और वो बच्चे ने बता दिया आंसर, तो वो ये किस्मत है। साथ में किस्मत लानी भी बहुत जरूरी है ना, लक लाना भी बहुत जरूरी है। मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, कंपटीशन भी, फाइटिंग एबिलिटी भी होती है। नॉर्मली क्या कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है, मतलब थर्ड हाउस में कौन सा ग्रह हो, सिक्स्थ हाउस में कौन सा और 9th हाउस में कौन सा हो कि भाई पार ही हो जाएगा? उसमें क्या होता है कि हम देखते हैं योग, एस्ट्रोलॉजी डिपेंड अपॉन द योग। योग मींस कि युति, कंजंक्शन। तो मान लो ये हमारी एजुकेशन है, 5th हाउस, ये हमारा कंपटीशन और ये हमारा लक। अगर हमारी किसी की कुंडली में 5th हाउस का जो मालिक है लॉर्ड है, 6th लॉर्ड, 9th लॉर्ड इकट्ठे हैं, मतलब एजुकेशन प्लस कंपटीशन प्लस लक, अगर इनका कहीं ना कहीं कनेक्शन बन गया, चाहे एक हाउस में बैठे हैं या एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इट मींस कि वो एक कंजंक्शन बन गई। जैसे मैं आपके सामने बैठी हूँ, एक कंजंक्शन बताओ कि कैसी है? हम बनाते हैं, वो एक चार्ट लेते हैं अभी हम, है ना, एक चार्ट लेते हैं प्रैक्टिकल, उसमें मैं आपको दिखाती हूँ, वो इजीली सबको समझ आ जाएगा कि ये कंजंक्शन कैसे बनती है ना। तो उसके बेस पे हम इसको स्टडी करते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। ये है आरती जी, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बता रहे थे, तो ये फर्स्ट जो कुंडली है ये किसी बंदे की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्लियर हुआ उसकी है, तो आप इसके बताइए कि इसके क्या ग्रह हैं कि आईआईटी में क्लियर हो गया? ठीक है, जैसे बच्चा इसने आईआईटी बॉम्बे क्लियर किया है ना, और इस चार्ट में हम समझेंगे कि इसके हॉरोस्कोप में वो क्या कॉम्बिनेशन थे जिसकी वजह से वो इजीली उसको क्रैक कर गया, जो एक डिफिकल्ट एग्जाम है। तो अभी जैसे मैंने बात की कि कंपटीशन जीतने के लिए हमारे पास थर्ड हाउस, क्योंकि वो मेहनत का है, एफर्ट का है, वो अच्छा होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम थर्ड हाउस पे आते हैं। ये थर्ड हाउस है, यहाँ हमें कोई प्लैनेट नहीं दिख रहा, लेकिन इसका मालिक कौन है? लिब्रा राशि है, तो इट मींस इसका लॉर्ड हो गया वीनस। और वीनस बिल्कुल इसके ऑपोजिट सामने प्लेस्ड है, और वीनस यहाँ से बैठ के अपने घर को देख रहा है। तो एस्ट्रोलॉजी का एक प्रिंसिपल है कि जब भी कोई प्लैनेट अपने हाउस में बैठा हो या अपने घर को एस्पेक्ट करे, तो वो उस घर को स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो यहाँ से वीनस का एस्पेक्ट भी आ रहा है, मरकरी का एस्पेक्ट भी आ रहा है, तो इट मींस कि थर्ड हाउस उसका स्ट्रॉन्ग हो गया, एफर्ट्स अच्छे लगाएगा। और ये बेनिफिक प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने उस घर में और भी ज्यादा शुभता डाल दी, उसको और अच्छा कर दिया। अब 6th हाउस कॉम्पिटिशन का, 6th हाउस का लॉर्ड शनि, और शनि अपनी ही राशि में बैठा है, तो 6th हाउस ऑलरेडी हमें स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। लेकिन कंपटीशन जीतने के लिए एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, जो मैंने अभी आपको बताया है कि 5th लॉर्ड, 6th लॉर्ड और भाग्य 9th लॉर्ड, अगर इनका कहीं ना कहीं आपस में कोई कनेक्शन बनता है तो वो बच्चा बहुत इजीली कंपटीशन जीत जाता है। और कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि अगर 5th और 6th लॉर्ड का भी कनेक्शन है तो भी कंपटीशन जीतने की पॉसिबिलिटी स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि 5th हमारी एजुकेशन है
अब हम इस चार्ट में देखते हैं कि क्या इसमें ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। 6th हाउस को हम फोकस कर रहे हैं, कंपटीशन वाले हाउस को। वहाँ ऑलरेडी शनि प्लेस्ड है, राहु भी उसको अच्छा है 6th हाउस में कंपटीशन जीतने के लिए। 5th हाउस का मालिक है जुपिटर, वो यहाँ है और जुपिटर सीधा इस हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ से वो सीधा इस घर को एस्पेक्ट कर रहा है। अच्छा। तो जुपिटर ने शनि के साथ अपना रिलेशन बनाया जो 5th लॉर्ड है। 9th लॉर्ड है मंगल। मंगल यहाँ बैठा है, यहाँ से मंगल भी 6th हाउस के ऊपर अपना 8th एस्पेक्ट डाल रहा है। अच्छा। तो 5th 9th 6th तीनों का कनेक्शन है। क्योंकि 5th लॉर्ड और 9th लॉर्ड ब्लेसिंग है, उनको हम ट्राइन का लॉर्ड मानते हैं। वो जहाँ भी कनेक्शन बनाते हैं उस घर पे ब्लेस कर देते हैं। तो ये भी एस्ट्रोलॉजी का एक प्रिंसिपल है। इसके 6th हाउस के साथ 5th लॉर्ड जुपिटर ने भी कनेक्शन बनाया, 9th लॉर्ड मंगल ने भी अपना कनेक्शन बनाया और इस घर को स्ट्रॉन्ग कर दिया। 6th हाउस को स्ट्रॉन्ग कर दिया। उस घर का लॉर्ड तो ऑलरेडी उस घर में बैठा था, लेकिन उसको और पावर कहाँ से मिल गई? 5th लॉर्ड से मिल गई और 9th लॉर्ड से मिल गई। तो बच्चे ने IIT क्लियर किया। ये तो उसने कंपटीशन जीता। अब उसमें इंजीनियरिंग क्यों की उसने, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। तो मैंने अभी हमने यहाँ मून के बारे में बताया था मैंने कि मून माइंड से रिलेटेड है, लेकिन मून के ऊपर एस्पेक्ट किसका आ रहा है? मंगल का आ गया। तो इट मीन्स कि टेक्निकल एजुकेशन थी। तो उसने IIT क्लियर किया, टेक्निकल इंजीनियरिंग की और IIT क्लियर किया क्योंकि उसका 6th हाउस बहुत स्ट्रांग था, उसको 5th और 9th की सपोर्ट मिल रही थी। तो बच्चे ने IIT क्लियर किया। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। मतलब बहुत स्ट्रांग कुंडली थी, बहुत स्ट्रांग कुंडली थी। तो जो भी बच्चे चाहे वो UPSC का करें, चाहे सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, लेकिन अगर उनका 6th हाउस स्ट्रांग है क्योंकि उनके अंदर वो कंपटीशन की स्पिरिट है, फाइटिंग एबिलिटी है और साथ में भाग्य स्ट्रांग है, तो यहाँ पे इसके भाग्य वाले हाउस में भी 2 बेनिफिक प्लैनेट प्लेस्ड है। तो एक एस्ट्रोलॉजी का एक और प्रिंसिपल है कि जिस भी हाउसेज में बेनिफिक प्लैनेट प्लेस्ड होते हैं वो उस घर को कंफर्टेबल कर देते हैं। तो यहाँ बेनिफिक प्लैनेट प्लेस्ड है, इट मींस कि भाग्य को सपोर्ट मिल गई और इस बच्चे ने कंपटीशन क्लियर कर लिया, जीत लिया। बहुत अच्छी कुंडली है। तो अच्छा, कुछ लोग है ना क्या होता है ना कि छोटी उम्र में सफल हो जाते हैं और बहुत बड़े बड़े काम कर लेते हैं। छोटी उम्र में कोई स्टार बन गया, कोई मीडिया पर्सन बन गया, कोई इन्फ्लुएंसर बन गया, कोई मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। तो क्या ये होता है कि बचपन में बना हुआ वो आगे तक चलता है कि वहीं वो 5-7 साल किया और वहीं ठप हो गए? देखो, जो किसी को बचपन में बहुत जल्दी सक्सेस मिलती है, जैसे आपने कई बार पिक्चर्स देखते थे हम, तो उसमें वो चाइल्ड आर्टिस्ट होते हैं, वो उस टाइम पे तो बहुत सक्सेसफुल थे। लेकिन जब वो बड़े हो गए तो फ्यूचर में जाके एक बहुत कम लोग हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं। तो उस टाइम उनको बहुत सक्सेस मिली लेकिन बाद में नहीं हुए। तो क्योंकि कोई भी चीज़ है वो हमेशा कंटिन्यू नहीं रहती। अच्छा, है ना। और जो लोग बच्चे जो है बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं, इट मीन्स कि उनकी किस्मत उनका साथ दे रही है उस वक्त पे। किस्मत साथ दे रही है तो कौन सा घर है? 9th। तो अगर 9th हाउस उनका अच्छा है ना, बेनिफिक प्लैनेट है, वीनस, मरकरी, मून, जुपिटर, ऐसे प्लैनेट अगर 9th हाउस में मतलब लक अच्छा है तो इट मीन्स कि उनका भाग्य जल्दी खुल जाता है। और कई बार क्या होता है कि 9th हाउस में शनि बैठ गया, शनि तो वैसे डिले है, स्लो है, तो भाग्य बड़ी देर से खुलता है। मंगल है, राहु है, तो भाग्य में संघर्ष आ गई। मंगल आ गया तो इट मींस कि भाग्य में संघर्ष है, संघर्ष के बाद भाग्य खुलेगा। कई बार तो ऐसा होता है कि ब्रेक हो जाता है भाई, मतलब वो सक्सेसफुल हो गए उसके बाद फिर ब्रेक आ गया। अब उसका रीजन क्या है? भाग्य की तो बात हो गई, अब उसका रीजन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है दशा। हमारी पूरी गेम जो है ना वो दशा के ऊपर फोकस है। कि कई बार क्या होता है कि कुंडली में बहुत अच्छे राजयोग बने होते हैं, मान लो कोई धन योग है, राजयोग है, और अभी बच्चा यंग है और उसकी कुंडली में सपोज धन योग या राजयोग है, और जो प्लैनेट धन योग या राजयोग बना रहे हैं उसकी महादशा उसकी उस एज में आ गई। अच्छा, जल्दी आ गई, अच्छी दशा आ गई उसको, अच्छी दशा मान लो 15 साल की उम्र में मिल गई। और आज का जो टाइम है, आज के टाइम में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो गई हैं एज कम्पेयर टू पास्ट। हमारे टाइम में वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी, चाहे अच्छी दशाएं भी आती थी, अगर छोटी उम्र में वो निकल जाती थी, है ना। लेकिन आज के टाइम में अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज्यादा हो गई है, दशा बहुत अच्छी मिल गई है, तो वो बच्चे बड़ी जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन वो दशाएं हमेशा नहीं रहती, है ना। तो इसलिए मेरी तो हमेशा यही एडवाइस पेरेंट्स को रहती है कि ये बच्चे की फाउंडेशन का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। कई बार क्या है कि बच्चे जल्दी यूट्यूबर पे जा रहे हैं, पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम आएगा जब उनकी दशा बदलेगी, फिर क्या करेंगे? है ना, लोग उनसे बोर हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे? तो नींव का मजबूत होना बहुत जरूरी है, अच्छी एजुकेशन बहुत जरूरी है, ताकि वो लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू कर सके। अच्छा, कई बार ये होता है कि पास्ट कर्मा जो होते हैं, पास्ट से कर्म लेके आते हैं, तो वो अपने कैरियर को और एजुकेशन को
क्या इफेक्ट करते हैं पास्ट बिल्कुल कर्मा? करते हैं। वो कौन से प्लानेट है? पास्ट कर्मा का इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। कुंडली वही तो है। हाँ हाँ ज्योतिष में तो जो हम कुंडली बनाते हैं, ये तो हम उस टाइम की बनाते हैं जो हमारे पास्ट लाइफ में हमने जो किया था, और जो हमारे पास्ट लाइफ के टैलेंट है, हमारी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उसी के बेस पे तो हमारा हॉरोस्कोप बनता है। तो हॉरोस्कोप में केतु से पता चलता है। जो मेरा पास्ट वाला पॉडकास्ट था, हमने केतु की बात की थी कि वो हमारे पास्ट लाइफ के टैलेंट को बताता है। केतु भी बताता है और सैटर्न भी बताता है। सैटर्न नहीं बताता। अच्छा। केतु हमारा बताता है कि वो पास्ट लाइफ का टैलेंट क्या है। हाँ। फिर शनि बताता है प्रोफेशन, कि शनि के साथ पास्ट लाइफ कौन सा प्रोफेशन था जो इस है। हाँ। उसका भी एक तरीका है एस्ट्रोलॉजी में जानने का। हाँ हाँ। वो मैं अभी बताती हूँ। और एक होता है हमारा 5th हाउस, जो मैंने बताया कि आप कौन से टैलेंट के साथ पैदा हुए हैं, आपके पास कौन सी क्रिएटिविटी है। जैसे मैंने कहा कि 5th हाउस में वीनस है अगर किसी बच्चे का, तो वो बाय बर्थ क्रिएटिव है। चाहे वो उस प्रोफेशन में गया या नहीं गया, लेकिन वो क्रिएटिव है। अच्छा। मंगल 5th हाउस में है तो उसका माइंड टेक्निकल है, चाहे उसने इंजीनियरिंग करी या नहीं करी, वो अलग मैटर है, ड्यू टू प्रेशर या एनवायरमेंट, है ना। तो वो 5th हाउस से हमें पता चल जाता है कि कौन से टैलेंट के साथ आया। केतु कहाँ प्लेस्ड है उस हिसाब से वो उससे पता पास्ट चल लाइफ जाता का है। वो लाया है। लाया और शनि जहाँ प्लेस्ड है तो वो पास्ट लाइफ का जो भी है प्रोफेशन वो लेके आया है। शनि जो है वो हमारे कर्मों को बता रहा है। हमारे प्रोफेशन भी हमारे कर्म का ही एक पार्ट है। शनि हमारी कुंडली में जहाँ है और अगर उसके साथ कोई प्लैनेट है और डिग्री में उससे पीछे है, इट मीन्स कि शनि उस प्लैनेट को कवर करके क्रॉस करके आगे आया है। तो कहीं ना कहीं शनि उस प्लैनेट के प्रोफेशन से ऑलरेडी जुड़ा है और वो उसको क्रॉस करके आया है जो प्लैनेट डिग्री में शनि से पीछे है। फॉर एग्जाम्पल आप बताइए कि अगर 10वें हाउस में जो 10th हाउस है, अगर वहाँ सैटर्न है तो उसका क्या रोल है? 10th हाउस एक्चुअल में शनि का ही घर है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में वहाँ पे 10 नंबर राशि आती है और वो शनि की ही राशि है। हाँ हाँ। अभी तो अपन एजुकेशन की बात कर रहे थे, अब कैरियर प्रोफेशन की बात पे आ जाते हैं। तो नॉर्मली ये होता है कि जैसे इंसान जो होता है वो आगे एजुकेशन तो कर लेता है, पर कैसे कैरियर चुने, कैसे पता चले कि उसको सरकारी नौकरी करनी है कि बिजनेस करना है? ठीक है। तो कैरियर के लिए जो हमारा मेन फोकस होता है उसमें हमारा मेन हाउस होता है 10th हाउस। 10th हाउस कैरियर के लिए ये 10th हमारा ये 10th हाउस है। ये हमारा कैरियर पता चलता है कि हमारे कर्मा, क्योंकि कर्मा हाउस है तो प्रोफेशन हमारे कर्मों का ही एक पार्ट है। लेकिन अब वो प्रोफेशन आ गया, उसको भी आगे कई लोग कहते हैं कि ये नौकरी करेगा या बिजनेस करेगा, है ना। उसमें भी आगे आ गया कि कैरियर तो दोनों ही कर रहे हैं, नौकरी भी है या अपना पर्सनल प्रोफेशन कर रहा है। तो नौकरी के लिए हम फोकस करते हैं 6th हाउस का, क्योंकि छठा घर सेवा का है। सेवा का। नौकरी में आप किसी भी बड़े लेवल, चाहे आप IAS बन जाओ, किसी भी लेवल पे हो, लेकिन आप सेवा कर रहे हो, आपके ऊपर कोई बॉस है। और बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो होता है कि उसमें आप सेल्फ बॉस हो, आपका अपना प्रोफेशन है। तो बिजनेस के लिए हमारा हाउस होता है 7th हाउस। मतलब नौकरी करना है तो 6th हाउस है, और अगर बिजनेस करना है तो 7th हाउस है। पार्टनरशिप भी 7th हाउस है, 7th हाउस है। और 10th हाउस इज ओवरऑल कर्मा। ओवरऑल कर्मा है, हमारे कर्मों का ही पार्ट है बिजनेस या नौकरी। तो अब इसमें चूज कैसे करेंगे कि नौकरी ज्यादा सुटेबल है। कई लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई मुझे नौकरी करनी चाहिए कि बिजनेस करना चाहिए, है ना। उसमें क्या है कि अगर हमारा 6th हाउस अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, मान लो ये हम लगन लॉर्ड है, लगन लॉर्ड खुद ही बैठ गया 6th हाउस में जाके, नौकरी वाले घर में जाके बैठ गया, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं उसके अंदर एक नौकरी करने का टेम्परामेंट है। उसके अंदर वो टैलेंट है जहाँ वो किसी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता। अगर लगन 6th हाउस में बैठ, लगन लॉर्ड अगर आपका 6th हाउस में है, या 6th हाउस का लॉर्ड और 10th हाउस का लॉर्ड जो हमारा कर्मा है, वो दोनों कनेक्ट हो गए। 6th हाउस और 10th हाउस कनेक्ट हो गया, तो इट मीन्स कि कर्मों का कनेक्शन कहीं ना कहीं हमारा सर्विस के साथ जुड़ गया। अच्छा। तो उसके लिए सर्विस करना बेटर है। और यही अगर मान लो लगन का लॉर्ड 7th हाउस में आ गया, अच्छा, इसने क्या चूज किया? बिजनेस। 10th हाउस हमारे कर्मा का लॉर्ड और 7th लॉर्ड इकट्ठे बैठ गए, या किसी तरीके से उनका आमने सामने कनेक्शन हो गया, तो कर्मों ने क्या चूज किया? बिजनेस चूज किया। इससे क्या मतलब अगर लगन का लॉर्ड 7th में बैठ गया तो बिजनेस है, और अगर लगन का लॉर्ड 6th में बैठ गया तो नौकरी, सर्विस की है, उसकी सर्विस टेम्परामेंट ज्यादा स्ट्रांग है। और अगर 6th अगर लगन और 6th का कॉम्बिनेशन 10th में हो गया तो मतलब ओवरऑल सब सर्विस है। और उसमें क्या है, जब कोई बिजनेस करता है तो इट मीन्स कि उसके अंदर एक नेचर होती है, वो किसी के अंडर नहीं रह सकता। बिजनेसमैन जनरली होते हैं, वो कहते हैं कि हम खुद बॉस बनेंगे, हम किसी को सर्विसेज क्यों दें। तो बॉस बनने के लिए जो अथॉरिटी का हाउस है वो है 10th हाउस। अच्छा। लगन लॉर्ड अगर 10वें घर में बैठा है या 10th लॉर्ड लगन में बैठा है, अच्छा, तो भी क्या है कि आप सेल्फ बॉस हो।
अच्छा, भाई खुद का है। आप, मैं खुद हूँ, मैं अपना बॉस खुद हूँ। मतलब लगन इज द फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 10th में बैठ में गया और आए, 10th का फर्स्ट में बैठ गया, तो आप यू सेल्फ आर द बॉस बॉस। है ना। और अगर मान लो वो जॉब भी कर रहा है तो आप कभी पूछोगे कि मजा नहीं आ रहा, क्योंकि मैं तो खुद बॉस बनना चाहता हूँ, या उसके पास ऐसी पावरफुल पोजीशन है जहाँ उसके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं और वो बॉस है, तो वो चल जाए। हाँ, तो मतलब जैसे अब सरकारी नौकरी का कैसे पता चलेगा कि सरकारी नौकरी है? सरकारी नौकरी के लिए मेन प्लैनेट होता है सूर्य, हाँ। क्योंकि सूर्य कौन है, राजा है ना। तो गवर्नमेंट जॉब कौन है, जो सरकार की नौकरी है, गवर्नमेंट, सूर्य का रोल आता है। सूर्य का कनेक्शन अगर हमारे 10th हाउस के साथ है, अच्छा। 6th हाउस के साथ है, हाँ। या जैसे मान लो 12th हाउस में भी बैठ के वो 6th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, या लगन के साथ है, तो उनकी एक इच्छा होती है कि हम सरकारी जॉब करें, गवर्नमेंट जॉब में जाएं। या एक कॉम्बिनेशन होता है सैटर्न, शनि कारक है, उसके साथ सूर्य का कनेक्शन हो गया, तो मतलब प्रोफेशन का कनेक्शन गवर्नमेंट के साथ हो गया, तो वहाँ सरकारी नौकरी की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और स्पेशली जिस टाइम पे वो एग्जाम दे रहे हैं या सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, और अगर सूर्य की दशा भी चल रही है, दशा सारी गेम चेंज कर देती है। हाँ, मतलब महादशा बहुत गेम चेंजर है, गेम चेंजर है। तो जितने भी राजयोग, अगर सूर्य की दशा आ गई तो बस आपका तो सूर्य की दशा है, और सूर्य का कनेक्शन आपके 6th हाउस के साथ है, 10th हाउस के साथ है, और आप उसके लिए ट्राई कर रहे हो, तो वो एक आपके लिए फेवरेबल है। हाँ, मतलब 7% आपको मिलना ही मिलना है, पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। और कई बार होता है ना कि जैसे जॉब बहुत चेंज करते हैं, मतलब कोई स्टेबिलिटी नहीं आती, तो ये क्या कारण है कि इतनी जॉब चेंज करनी पड़ती है? कौन सा जॉब चेंज करने के लिए हाँ स्टेबिलिटी नहीं है। हाँ, हमारे जो 9 प्लैनेट हैं उसमें से एक प्लैनेट ऐसा है जो कभी स्टेबल नहीं रहता। अच्छा। बहुत फास्ट मूविंग है। सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट इज मून, चंद्रमा। अच्छा, चंद्रमा कभी आसमान में देखो, चंद्रमा कभी नहीं टिकता। 2.5 दिन, 2.25 दिन में एक राशि कवर कर लेता है। 15 दिन हम कहते हैं शुक्ल पक्ष के हैं, 15 दिन कृष्ण पक्ष के हैं। चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। तो मून बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है, वेवरिंग प्लैनेट है, वो स्टेबल नहीं है। तो जब भी अगर मान लो किसी का मून 10th हाउस में आ गया, अच्छा, तो मून तो फ्लक्चुएटिंग है, वो तो पानी है। मून अगर 10th हाउस में प्लेस्ड है तो वो तो स्टेबल नहीं है ना। तो वो बच्चा जिसका मून 10th हाउस में है, तो उसको लगेगा कि मैं एक प्रोफेशन में स्टेबल नहीं रह सकता, तो मैं बदलूं, चेंज करूं, तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। और मून हमने क्या बोला कि मन है, वो उसी प्रोफेशन में टिकेगा जहाँ पे उसको लगेगा मुझे मेंटली बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कनेक्शन फील हो रहा है, वो सिर्फ उसमें जुड़ेगा। या जैसे हम कहते हैं कि वो ट्रैवलिंग आ जाए, वो उसमें कैसे जुड़ेगा? अगर उसको मन से वहां जुड़ गया, उसको मन से वो काम करके बहुत अच्छा फीलिंग आ रही है, मन से खुश है। जहाँ पे उसके मन को अच्छा ना लगे ना, वो नौकरी छोड़ देगा। पर मतलब इसके मतलब स्टेबिलिटी की मून स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। मून स्ट्रांग होना जरूरी है, और स्पेशली अगर मून वहाँ पे मूवेबल साइन में आ गया, मूवमेंट वाली राशियां होती है 1, 4, 7, 10। तो अगर यहाँ पे मूवेबल साइन है और वहां चंद्रमा आ गया, तो इट मीन्स कि पहले तो राशि भी मूवेबल, चंद्रमा भी मूवेबल, वो तो बार बार बदलेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। वो एक सिचुएशन में टिक सकता है कि उसकी ट्रैवलिंग जॉब है ना, वो टूर ही कर रहा है, ट्रैवल पे ही है, ट्रैवल ही है, तो वो प्रोफेशन में ट्रैवल कर रहा है, चंद्रमा को उसको यूटिलाइज हो गया उसका। बिल्कुल। और कई बार होता है ना कि जैसे ये डिसाइड नहीं कर पाते कि भाई कैरियर में चेंज है, जॉब में चेंज चाहिए, कि मतलब अच्छा प्रमोशन मिल रहा है पर चेंज नहीं कर पा रहे, तो ऐसे कैसे पता चले कि हम कब चेंज कर सकते हैं? क्या टाइम पीरियड है कि क्या ग्रह हैं जो चेंज करवाते हैं? मतलब चेंज करवाने के लिए मैंने तो एक तो बोला कि मून की पोजीशन है। दूसरा, कभी भी आप देखोगे किसी का 10th हाउस में केतु होगा, वो अपनी लाइफ में करियर जरूर बदलेगा। अच्छा, हो सकता है वो अपनी लाइफ में करियर को चेंज करके, पहले कुछ और एजुकेशन थी, क्योंकि केतु इज अ रिसर्च, वो खोज करता है कि ये नहीं ठीक, ये कर सकता हूँ, तो वो चेंज करेगा। और फिर एक चीज होती है कि अगर वो उसी प्रोफेशन में आ गया, मान लो केतु 10th हाउस में और 10th हाउस का केतु का ही प्रोफेशन कर रहा है, सपोज वो एस्ट्रोलॉजी में आ गया, योगा फिटनेस में आ गया, वो टिक गया, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में सारी गेम अलाइनमेंट की है। अगर आप प्लैनेट के अकॉर्डिंग आपने अपने आप को अलाइन कर लिया, या आप उस पाथ पे चल पड़े, तो हो सकता है आप स्टेबल हो जाओ। मतलब अगर चेंज भी करना है आपको प्रोफेशन, तो मतलब प्लैनेट्स अलाइंड होने चाहिए। अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। अब जैसे एक और चीज कॉम्बिनेशन होता है, जैसे मान लो आपका किसी का 12th हाउस का लॉर्ड यहाँ आके बैठ गया। अच्छा, 12th क्या है? चेंज ऑफ एनवायरनमेंट। और वो आपके प्रोफेशन में आ गया, तो वो क्या कर रहा है? वो बार बार अपनी जॉब बदल रहा है। तो अब वो कह रहा है कि मैं तो बहुत दुखी हो गया हूँ, मैं तो बार बार जॉब बदल रहा हूँ, मुझे तो स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। तो अब इसकी अलाइनमेंट कैसे होगी? हम क्या देखेंगे कि 12th हाउस किसको सिग्निफाई करता है? 12th हाउस फॉरेन है। फॉरेन चला जाओ, फॉरेन में जॉब कर लो, आप स्टेबल हो जाओगे।
वो कह रहे हैं मैं तो फॉरेन भी नहीं जा सकता। फिर हम क्या कहेंगे कि भैया आप एमएनसी में जॉब कर लो। एमएनसी भी फॉरेन की कंपनी आ गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन में फॉरेन का कनेक्शन है। जब तक आप उसको अलाइन नहीं करोगे, आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, नहीं आएगी। तो एस्ट्रोलॉजी पूरी गेम जो है वो अलाइनमेंट की है। चलिए, ये 2 चार्ट हैं सैफ अली खान और विराट कोहली के, तो इनका बताइए कि इनका कैसे हुआ। एक तो प्लेयर हैं और एक एक्टर हैं, तो इनका कैसे बना, मतलब ये कैरियर के बारे में अगर डिस्कस कर रहे हैं, मतलब कि भाई एजुकेशन कैरियर कैसे आ गया इनका इससे। देखो, जैसे सैफ अली खान है, फिल्म लाइन है ना। अब उसके फादर तो क्रिकेटर थे, लेकिन उनकी जो मदर थी वो ऑलरेडी फिल्म लाइन में थी। तो जो मीडिया की लाइन है या फिल्म लाइन है, उसके लिए कौन से हाउसेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे भी हाउसेस और प्लैनेट्स की स्टडी होती है हर प्रोफेशन में। हम चाहे मेडिकल ले लें, चाहे डॉक्टर ले लें, कुछ भी ले लें, हर के अपने अपने कॉम्बिनेशन है। तो अगर हम फिल्म लाइन की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक तो हाउस होता है क्रिएटिविटी, हॉबीज का, थर्ड हाउस, क्योंकि थर्ड हाउस होता है हमारी कम्युनिकेशन का, एक्सप्रेशन का, कि आप कैसे बात को एक्सप्रेस कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है, बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। फिर होती है हमारी क्रिएटिविटी, क्योंकि ये भी एक क्रिएटिव प्रोफेशन है, उसमें रोल आएगा फिफ्थ हाउस के लॉर्ड का, 5वें घर का। और प्रोफेशन, उसमें प्लैनेट का रोल आएगा मरकरी, क्योंकि वो कम्युनिकेशन है, जैसे आप कैसे डायलॉग डिलीवरी करते हो, बोलते हो। और वीनस, क्योंकि वो जो शो बिजनेस है सारा, लग्जरी है ना, ब्यूटी है, वो क्या है, वीनस का रोल आया। और साथ में राहु इज अ फोटोग्राफी, कैमरा। तो ये 3 प्लैनेट हैं जो फिल्म लाइन के लिए बहुत सुटेबल हो जाते हैं। अब जो ये सैफ अली खान का चार्ट है, इसकी जो लगन का लॉर्ड है मरकरी है, जेमिनी लगन है, मरकरी लॉर्ड है, कहाँ बैठा है, थर्ड हाउस में। स्पीकिंग स्किल, थर्ड, जहाँ लगन लॉर्ड जाके बैठता है उस घर को स्ट्रॉन्ग कर देता है। ये भी प्रिंसिपल है, उस घर का लॉर्ड भी उस घर को स्ट्रॉन्ग करता है। लगन लॉर्ड जहाँ जाके बैठेगा वो भी उस घर को स्ट्रॉन्ग करेगा। 5th और 9th जाके बैठेंगे वो भी स्ट्रॉन्ग करेगा। तो थर्ड हाउस ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो तो खुद ही बैठ गया जाके कम्युनिकेशन के घर में, एक्सप्रेशन के हाउस में। फिर इसका जो ये 10th हाउस है, इसको सीधा एक प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ कोई नहीं बैठा, लेकिन वीनस देख रहा है। तो वीनस क्या है, अगेन क्रिएटिव है ना। जितनी भी ये लग्जरी है, फिल्म लाइन है और ये सारी ऐसी वाली लाइन है, वहाँ पे वीनस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वीनस इसको एस्पेक्ट कर रहा। फिर हम देख रहे हैं कि इस घर का जो मालिक है, लॉर्ड है, वो कौन है, जुपिटर। वो कहाँ गया, 5th हाउस में, 5th पर। और किसका घर है, वीनस का, लिब्रा राशि है। फिर वीनस का रोल आया और 5th हाउस का रोल आया। मीन्स कि इसका जो प्रोफेशन है उसमें थर्ड हाउस, 5th हाउस, 10th हाउस, कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली जुड़ा है। तो यहाँ पे इसका रोल आ गया वीनस का। और आप देखोगे कि इसकी जो मदर थी शर्मिला टैगोर जी, वो भी क्या है, वीनस 4th हाउस मदर का होता है, वहाँ पे कौन बैठा है, ऑलरेडी वीनस बैठा है। तो वीनस का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर ज्यादा, उन पे रहा, मदर का इन्फ्लुएंस रहा। और जो इनके फादर थे, फादर का कारक ग्रह कौन है, सन। सन किसके साथ कंजंक्ट है, मंगल के साथ। मंगल कौन था, स्पोर्ट्स। तो फादर का कनेक्शन कहीं ना कहीं मंगल के साथ है। वो मंगल से जुड़े प्रोफेशन में थे। मदर जो है वो वीनस के साथ जुड़ी थी। इनका वीनस का ज्यादा रहा। इनके अपने 10th हाउस को भी वीनस ही एस्पेक्ट कर रहा है। तो इसलिए इनका जो कैरियर था वो ये लाइन इनके लिए सुटेबल थी। और राहु ऑलरेडी 9th हाउस में भाग्य के घर में बैठा है, तो उनको इस लाइन में ऑलरेडी भाग्य दे रहा है और स्ट्रांग होकर बैठा है, क्योंकि एक्वेरियस का को रूलर है राहु है। बिल्कुल। अब विराट कोहली की देखते हैं, ये मतलब टॉप क्लास क्रिकेटर हैं। अब देखो, विराट कोहली का जो चार्ट है, लगन में कौन है, शनि ने इनको क्या बनाया, मेहनती, हार्ड वर्किंग। और इनके थर्ड हाउस का लॉर्ड है। थर्ड हाउस हार्ड वर्क है, मेहनत है। और इनके फर्स्ट हाउस में आ गया, मतलब विराट कोहली को इसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग और बहुत मेहनती बना दिया। अब जो स्पोर्ट्स का कैरियर है, उसके लिए भी 5th हाउस स्पोर्ट्स भी है। और प्लैनेट जो मेन इंपॉर्टेंट प्लैनेट है जो आपको स्ट्रेंथ दे रहा है, मंगल, क्योंकि मंगल इज अवर स्टेमिना, एनर्जी। तो स्पोर्ट्स वाले कैरियर में आपको अपना एनर्जी, स्टेमिना, अपनी बॉडी, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके ऊपर फिट रखना पड़ता है अपने आप को। और 5th हाउस का कनेक्शन है मंगल के लिए, और कंपटीशन है, और इनको हर वक्त कॉम्पिटिटिव रहना पड़ता है प्लेग्राउंड में। हाउस का कहाँ है, 4th हाउस। 5th हाउस का लॉर्ड मंगल कहाँ बैठा है, 4th हाउस में बैठ कर 10th हाउस के साथ देख रहा है, है ना। और 10th हाउस में कौन, मून है। जैसे मैंने पहले बताया कि मून को अगर कोई और प्लेनेट मंगल देखेगा तो वो मंगल के गुण आ जाएंगे। तो मंगल जो है 5वें घर का लॉर्ड है, 5th लॉर्ड है, 4th में बैठ के
मून को एस्पेक्ट कर रहा है। मून ऑलरेडी 10th हाउस में है, और मून तो मूवमेंट है ना, ये तो घूमते फिरते रहते हैं। वो तो आ ही गया कि घूम रहे हैं फिर रहे हैं, इधर घूमते फिरते रहते हैं। और साथ में मंगल का प्रोफेशन आ गया, हाँ। 5th और लॉर्ड मंगल ने वीनस को देखा तो इनके ब्रांड प्रमोशंस वगैरह वो भी होती है, क्रिएटिव वो भी है, एडवर्टीजमेंट करते हैं, Advertisement वो सब कुछ करते हैं। और लगन का लॉर्ड जुपिटर है 6th हाउस में। जब भी मैंने एक बताया ना, लगन लॉर्ड छठे घर में होगा तो इंसान कैसा होगा, कॉम्पिटिटिव। तो ये कॉम्पिटिटिव बहुत है, डेली रूटीन को बहुत फॉलो करना। और जुपिटर यहाँ एस्पेक्ट भी कर रहा है इस घर को। तो जुपिटर का एस्पेक्ट है, देखो इनका जो 10th हाउस है वो बहुत अच्छा है। कारण क्या है कि 3 बेनिफिक प्लैनेट है, वीनस, मून, जुपिटर। और जुपिटर जिस घर को देखता है उस घर को एक्सपेंड कर देता है, उस पर अपनी शुभता डाल देता है। और 6th हाउस का जुपिटर बहुत अच्छा होता है। 6th हाउस में जुपिटर 2nd हाउस को देखता है, पैसे वाले घर को, वहाँ पे पैसे को एक्सपेंड कर देता है, बढ़ा देता है। कैरियर में बहुत अच्छी ग्रोथ देता है। जुपिटर यहाँ से एस्पेक्ट कर रहा है। मंगल जुड़ा है, 5th लॉर्ड है, तो इट मीन्स की स्पोर्ट्स का प्रोफेशन वो इनके लिए सुटेबल है। और आप ये नहीं, आप इनको देखो, अभी इन्होंने रेस्टोरेंट भी खोला है, लग्जरी वाले रेस्टोरेंट। तो वीनस है, और मून क्या है, फूड का काम भी आ गया। वीनस लग्जरी भी आ रही है, और मंगल का भी कहीं ना कहीं बेकिंग में और उसमें रोल, प्लैनेट्स इनके अलाइंड कर रहे हैं, और उनके प्रोफेशन वाला हाउस बहुत पावरफुल है। 5th लॉर्ड मंगल का एस्पेक्ट, लगन लॉर्ड और जुपिटर का एस्पेक्ट है। वीनस यहाँ 11th लॉर्ड है, डिजायर फुलफिलमेंट दे रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है। तो इनको इस कैरियर में इनको बहुत अच्छी सक्सेस मिल गई, बहुत लाइफ में भी पूरी सक्सेस मिली। हाँ, पूरी मिली है। अब आगे मतलब आप ये मेरे को बताइए कि आगे चल के कौन से कैरियर ऑप्शंस होंगे जो कि बहुत उभर के आएंगे फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर के लिए। देखो, जब अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं, जो आने वाला टाइम है, उसमें नंबर 1 पे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का रोल तो आने ही वाला है। कुछ साल में आगे सामने दिख रहा है ना। तो उसमें एआई एजेंट्स भी आने वाले हैं। यूएस में एआई एजेंट्स आ गए, कैरियर नया आ गया, एआई एजेंट। वो क्या है? वो है कि वो एआई की नॉलेज है, और जो इतनी भी कंपनियां हैं वो उनको हायर कर रही हैं फॉर ट्रेनिंग देयर एम्प्लॉइज। अच्छा, एज अ एआई एजेंट वो अपने एम्प्लॉइज को ट्रेन करने के लिए तो मतलब धीरे धीरे तो सब एआई टेक ओवर कर लेगा। तो एआई वाला रोल आ रहा है। अब उसमें साइबर क्राइम भी आना ही आना है। साइबर सिक्योरिटी में भी प्रोफेशन बढ़ेगा, क्योंकि वो भी बहुत बढ़ रहा है। क्योंकि वो भी बढ़ेगा, एआई बढ़ेगा तो ये भी साइबर भी आएगा, तो साइबर सिक्योरिटी का प्रोफेशन बढ़ेगा। टेक्नोलॉजी में स्पेस टेक्नोलॉजी आ रही है ना। आगे जाके चंद्रमा पे लोग जाएंगे, वो भी एक ट्रैवल बन जाएगा, है ना। तो स्पेस टेक्नोलॉजी में आएगा। और इन सब के बावजूद एक मेंटल हेल्थ और वेलनेस, इससे जुड़े प्रोफेशन भी बढ़ेंगे। क्योंकि जब लोगों के ऊपर इतना प्रोफेशन मतलब कैरियर वो बढ़ जाएगा, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, या नौकरियां चली जाएंगी, सारी मशीनों ने ले ली, एआई ने ले ली, तो नेचुरली उनकी मेंटल हेल्थ बिगड़ेगी। तो मेंटल हेल्थ है, जैसे साइकोलॉजी आ गया, साइकेट्री आ गया, या मेंटल हीलिंग वाले जो सेंटर्स हैं, है ना, योगा, मेडिटेशन, ये वेलनेस, ये सब चीज चालू, मतलब अकल्ट वगैरह साइंस सब बढ़ जाएंगे। स्पिरिचुअल साइंसेस, अकल्ट साइंसेस, हीलिंग है, मेडिटेशन है, इनसे जुड़े प्रोफेशन भी आने वाला टाइम जो है काफी हद तक बढ़ने वाला है। बिल्कुल, ये प्रोफेशन बढ़ेंगे। और एक जो परमानेंट रहता है वो फूड इंडस्ट्री। अच्छा, वो तो रहता ही है, हमेशा ही रहता है। लोगों को खाने का शौक तो है, वो तो एक बेसिक, मतलब फूड इंडस्ट्री तो हमेशा ही चलेगी। वो तो एक रिक्वायरमेंट है ना, वो हमेशा चलेगी। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे भी चाहूँगी कि मैं आप आइए हमारे चैनल पे, और भी मतलब एस्ट्रोलॉजिकली कुछ भी गाइडेंस है, लोगों को बहुत चाहिए होती है, तो समझाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ाती हूँ। थैंक यू वेरी मच प्रिया जी। थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगी कि आप ये एपिसोड देखें, और कोई भी कमेंट्स हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स के हम जवाब देंगे। वैसे एक मैं कंपटीशन भी रख रही हूँ, कूट कंपटीशन। इसमें आरती जी एक कोई क्वेश्चन पूछेंगी एस्ट्रोलॉजिकली, अगर आप जवाब देंगे तो आपको 500 रुपये का कूट वाउचर दिया जाएगा। और आप ये आंसर आप कमेंट्स में डाल दीजिए, अपने कमेंट्स में आपके आंसर के संग आपका एड्रेस भी डालिए, ताकि आपको भेजने में सुविधा हो। तो मैं आरती जी से कहूँगी कि एक एस्ट्रोलॉजिकली कोई भी आप क्वेश्चन बोलिए जो कि मेरे व्यूअर्स जवाब देंगे। कैरियर से रिलेटेड, कैरियर से या एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर कोई बच्चा टीचिंग में जाना चाहता है,
है ना, और दूसरी आप कंसल्टेंसी है, ट्रेनिंग है, जहाँ पे आप लोगों को एडवाइस कर रहे हो, तो कौन सा प्लैनेट ऐसा है जो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, और कौन लोग हैं जिनका वो प्लैनेट कहाँ बैठा होगा, कौन से हाउस में होगा, और कौन सा प्लैनेट मेन रिस्पॉन्सिबल है फॉर गुड टीचर के लिए, कौन सा प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल। तो जैसे ही जवाब आएगा आप कमेंट्स में आप देख लीजिएगा, और मैं गिफ्ट वाउचर आपको पहुंचा दूंगी। बिल्कुल, थैंक यू जी।